चलिए आज के इस एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। निठारी केस, नाम तो हम सबने सुना है, लेकिन आज हम इसे किसी सनसनीखेज क्राइम स्टोरी की तरह नहीं देखने वाले, बल्कि हम एक लीगल ऑटोप्सी करेंगे। बिल्कुल एक डॉक्टर की तरह चीर-फाड़ करके समझेंगे कि आखिर हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन सिस्टम और कानूनी प्रक्रिया इतनी बुरी तरह से कैसे चरमरा गई। आज हम जिन चीज़ों पर बात करेंगे वो हैं निठारी केस का कॉन्टेक्स्ट, क्लास बायस यानी वर्गभेद और पुलिस की लापरवाही, लोकल पुलिस बनाम सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन, फोरेंसिक सबूतों के साथ हुई भारी छेड़छाड़, फिर कोर्ट से मिली दोषमुक्ति और पीड़ितों के कानूनी अधिकार, और अंत में सिस्टम की वो खामियां जो आज भी मौजूद हैं। तो आइए इस ब्रेकडाउन के जरिए देखते हैं कि कैसे जांच की छोटी छोटी गलतियों ने इतने बड़े कानूनी फैसले को पूरी तरह पलट कर रख दिया। भाग 1, निठारी केस का कॉन्टेक्स्ट। मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए चलिए सबसे पहले उस टाइमलाइन पर चलते हैं जब ये खौफनाक गायब होने का सिलसिला शुरू हुआ था। इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से देखिए। साल 2005 में जब पहली बार लोगों का, खासकर बच्चों का गायब होना शुरू हुआ, वहां से लेकर दिसंबर 2006 में जब वो भयानक मानव अवशेष या कंकाल मिले, और फिर सीधे अक्टूबर 2023 में जब कोर्ट ने मुख्य आरोपियों को बरी कर दिया, ये सिर्फ कुछ तारीखें नहीं हैं, बल्कि ये शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे न्यायतंत्र के पूरी तरह से फेल होने की कहानी बयां करती हैं। और इसका नतीजा क्या था? 16 से ज्यादा, जी हाँ, सेक्टर 31 के उस घर नंबर D5 के पीछे वाले नाले से 16 से अधिक कंकाल बरामद हुए। सोचिए, ये सिर्फ एक रैंडम नंबर नहीं है, ये सीधा सीधा इस बात का मैथमेटिकल सबूत है कि जब शुरुआती दौर में सिस्टम काम नहीं करता तो उसका कितना खौफनाक अंजाम हो सकता है। भाग 2, क्लास बायस और पुलिस की लापरवाही। अब उस पहले पॉइंट पर आते हैं जहां से ये पूरा कोलैप्स शुरू हुआ। देखते हैं कि कैसे जमीनी स्तर पर मौजूद भेदभाव ने इस बर्बादी की नींव रखी। देखिए, इस केस का सबसे कड़वा सच ये है कि जो लोग शिकार हुए वो मुख्य रूप से प्रवासी मजदूरों के बच्चे और युवतियां थीं। जब ये गरीब परिवार पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट्स लेकर जाते तो उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट को रूटीन समझकर इग्नोर कर दिया जाता था। मतलब, अगर आप गरीब हैं तो आपकी आवाज़ की कोई अहमियत नहीं। ये पीड़ितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण हुई एक ऐसी लापरवाही थी जो सीधे तौर पर कानून के समान संरक्षण के अधिकार का मजाक उड़ा रही थी। लोकल पुलिस ने इन गरीब परिवारों की शिकायतों को बार बार खारिज किया। इस क्रिमिनल नेग्लिजेंस ने क्या किया? इसने आरोपियों को एक ऐसा ब्लाइंड स्पॉट दे दिया, एक ऐसी खुली छूट दे दी कि वो बिना किसी डर के बेखौफ होकर अपने क्रूर अपराधों को अंजाम देते रहे और किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। ऑफिशियली लगभग 16 से 19 मामलों को इस केस से जोड़ा गया। जरा सोचिए, अगर पहली ही शिकायत पर एक्शन लिया गया होता तो शायद इतनी जानें नहीं जाती। भाग 3, स्थानीय प्रशासन बनाम सीबीआई। अब जरा जांच के दौरान मची उस अफरा तफरी को देखते हैं जब केस एक एजेंसी से दूसरी एजेंसी के पास गया। ये तुलना अपने आप में पूरी कहानी कह देती है। एक तरफ थी नोएडा पुलिस, जिन्होंने एक्शन लेने में भारी देरी की, शिकायतों को कूड़ेदान में डाल दिया और सिस्टमैटिक तरीके से लापरवाही की। और दूसरी तरफ थी सीबीआई, जिन्हें तब एंट्री लेनी पड़ी जब पब्लिक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और सड़कों पर लोग इंसाफ मांगने लगे। ये शुरुआती पुलिस रिस्पॉन्स और बाद में सीबीआई के दखल के बीच का जो भारी कॉन्ट्रास्ट है, वो इन्वेस्टिगेशन के गहरे गड्ढों को साफ साफ दिखाता है। भाग 4, फोरेंसिक साक्ष्यों से छेड़छाड़। अब बात करते हैं उस सबसे बड़े ब्लंडर की जिसने इस केस की पूरी नींव ही हिला दी। फिजिकल एविडेंस यानी भौतिक साक्ष्यों को इकट्ठा करने में हुई वैज्ञानिक विफलताएं। जरा इस पर गौर करें, ये सच में चौंकाने वाला है। जमीनी हकीकत और आज के मान्य फोरेंसिक प्रोटोकॉल में जमीन आसमान का फर्क था। रिकवरी के वक्त अवशेषों को नालों में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, जबकि मॉडर्न स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि क्राइम सीन को तुरंत सिक्योर करना चाहिए। चेन ऑफ कस्टडी नाम की तो कोई चीज ही नहीं थी। मतलब सबूतों को कैसे भी हैंडल किया जा रहा था। और एनालिसिस, फोरेंसिक डॉक्यूमेंटेशन इतना कमजोर था कि आज के रैपिड डीएनए प्रिजर्वेशन के जमाने में इसे एक बहुत बड़ा क्राइम ही माना जाएगा। इस पूरी बर्बादी को इन 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप 1, क्राइम सीन को पूरी तरह खुला छोड़ दिया गया, जिससे सबूत बर्बाद हो गए। स्टेप 2, जो भौतिक अवशेष मिले उन्हें बहुत ही गलत तरीके से हैंडल किया गया।
और स्टेप 3, आखिर में केस को टिका दिया गया उन कबूलनामों पर जो हमेशा से विवादित और अविश्वसनीय रहे हैं। हम सब जानते हैं कि कोर्ट में साबित करने की जिम्मेदारी हमेशा अभियोजन पक्ष यानी प्रोसिक्यूशन की होती है, लेकिन इन गलतियों ने उनके केस को अदालत का दरवाज़ा देखने से पहले ही अंदर से खोखला कर दिया था। भाग 5, दोष मुक्ति और पीड़ितों के कानूनी अधिकार। अब आते हैं उस लीगल आफ्टरमैथ पर, यानी उस मोड़ पर जहां कोर्ट रूम में आकर ये पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह गया। आगे बढ़ने से पहले इस एक टर्म को समझना बहुत ज़रूरी है, प्रोसीजरल लैप्सेस यानी प्रक्रियात्मक कमियां। आसान भाषा में कहें तो ये वो गलतियां, लापरवाही या कानूनी नियमों का पालन न करने की विफलताएं हैं जो प्रोसिक्यूशन के केस को जड़ से कमज़ोर कर देती हैं। इसे समझ लेंगे तो ये बिल्कुल साफ हो जाएगा कि आखिर अदालतें कानूनी रूप से वो फैसला सुनाने के लिए क्यों मजबूर थीं जो उन्होंने अंततः सुनाया। और फिर आया अक्टूबर 2023 में इलाहाबाद हाईकोर्ट का वो फैसला। सुरिंदर कोहली और मुनिंदर सिंह पंधेर दोनों को कई मामलों में बरी कर दिया गया। अदालत ने अपने फैसले में साफ साफ खराब जांच को इसका जिम्मेदार ठहराया। ये जो एक्विटल्स यानी दोष मुक्तियां हुई वो सिर्फ और सिर्फ उचित सबूतों की कमी और उन्हीं प्रोसीजरल लैप्सेस पर आधारित थीं। यह उस ठोस कानूनी मजबूरी को दिखाता है जिसके चलते अदालत को निचली अदालत की फांसी की सजा को पलटना पड़ा, क्योंकि कानून भावनाओं पर नहीं सबूतों पर चलता है। इन दोष मुक्तियों ने उन पीड़ित परिवारों को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। जरा सोचिए उन माता पिता पर क्या गुजरी होगी। उनके कानूनी अधिकार आज भी अनसुलझे हैं और न्याय मिलने में इतनी भयानक देरी हुई है कि पूछिए मत। इन कानूनी और प्रक्रियात्मक विफलताओं ने अंततः उन परिवारों से उनका सबसे बुनियादी अधिकार छीन लिया, इंसाफ पाने का अधिकार। भाग 6, सिस्टम की खामियां और इसकी विरासत। अब हम इस एक्सप्लेनर के अंतिम पड़ाव पर हैं। आइए थोड़ा पीछे हटकर देखते हैं कि इस केस ने हमारे सिस्टम के लिए कैसी मिसाल छोड़ी है। ये केस हमारी न्याय प्रणाली में मौजूद गहरी और अनसुलझी खामियों का एक आईना है। ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि पुलिस की शुरुआती लापरवाही कितनी जानलेवा हो सकती है। ये न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले दशकों के समय के दर्द को दर्शाता है और सबसे बढ़कर ये साबित करता है कि अगर फोरेंसिक सबूतों को सही से हैंडल नहीं किया गया तो कैसे बड़ी से बड़ी कानूनी जवाबदेही भी मिट्टी में मिल जाती है। ये सारी खामियां आपस में एक जंजीर की तरह जुड़ी हुई हैं, जिन्होंने भारत के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक को आज भी आंशिक रूप से अनसुलझा छोड़ रखा है। आज निठारी कांड पुलिसिंग की विफलताओं का एक नेशनल सिंबल बन चुका है। इसने पूरे देश में एक बहुत बड़ी बहस छेड़ दी। इस पर कई डॉक्यूमेंट्रीज बनी और बॉलीवुड फिल्म तलवार में भी ऐसी ही जांच की खामियों पर रोशनी डाली गई। इस एक केस ने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया और न्याय प्रणाली की कमियों के प्रति एक ऐसी जागरूकता पैदा की जो शायद पहले कभी नहीं थी। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में हम एक ऐसे सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। अगर सबूतों को शुरुआत में ही उनके मूल स्रोत पर इतनी बुरी तरह से बर्बाद कर दिया जाए तो क्या हमारी कानूनी प्रणाली कभी वास्तव में न्याय दिला सकती है? ये एक ऐसा सवाल है जो ये सोचने पर मजबूर करता है कि प्रक्रिया का सही होना कितना ज़रूरी है, क्योंकि बिना इसके न्याय सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।